हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मूला पॉइंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा। चलिए प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तब प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट में है आपका अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें दो शब्द है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक और उस संख्या के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका एक और उस संख्या के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने दे रखा है 42 एक भाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड होता है 2 × 3 × 7, तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम लिख दें 11 का गुणनखंड केवल 1 होगा और 11 ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं हो। ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक। वैसे 180 है, 180 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5 होगा। ये भी हमारी भाज्य संख्या है। तो अभी तक तो हमारे पास छोटी छोटी संख्याएं थी, तो इनका गुणनखंड तो हम निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे अगर हमको ये संख्या दे दिया जाए, तो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे? हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि ये संख्याएं किन किन संख्याओं से विभाजित होंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं विभाज्यता के कुछ नियम हैं, उन नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से वह कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती हैं? तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, ठीक। तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो मान लीजिए 142, इसको अगर हम 2 से विभाजित करें तो ये 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, ये विभाजित हो गया। उसी प्रकार ये संख्या है, इसके इकाई का अंक 8 है, इसको 2 से विभाजित करें तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ये विभाजित हो गए। तो 2 से विभाज्यता का नियम ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो अंकों का योग का मतलब क्या कहता है? मान लीजिए संख्या हम ले लेते हैं 525। तो अंकों का योग का मतलब 5 + 2 + 5 इक्वल हो गया 12। अब 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये पूरे विभाजित होगा, तो माने यह संख्या 525 भी 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार है 126। 126 का करें अंकों का योग, 1 है, 2 है और 6 है, ये हो गया हमारा 9। 9 भी 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो गई। तो 2 हो गया, 3 हो गया। अब आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम में जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 और 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो ये कह रहा है जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 और 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए संख्या ले लेते हैं 1265। इसके इकाई का अंक है 5, इसको हम 5 से विभाजित करते हैं। 5 दूना 10, 2 12, 26, 5 5 25, 1 बचा, 5 5 25, 5 3 15, ठीक। 125 को विभाजित कर लेते हैं 5 से। 5 दूना 10, 2 12, 5 5 25, ठीक। तो 5 से विभाज्यता का नियम होगा कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 और 5 हो, तो संख्या 5 से विभाजित होती है। आगे है आपका 7 से विभाज्यता का नियम, ठीक। तो 7 से विभाज्यता का नियम यह है, जिन संख्याओं के इकाई के अंक का 2 गुना बाकी बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या हमारी है 112। कह रहा है जिन संख्याओं के इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक क्या है 2, 2 का 2 गुना 4 हुआ। बाकी बची संख्या क्या है 11 में से घटा दें, कितना आ गया 7। अब ये
हमारा क्या आ गया, से 7 आ गया। तो ये मालूम हमको पड़ गया कि 112 ये संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 119। 119 में हमारी इकाई का अंक क्या है, 9। 9 का दुगना करेंगे तो 18 होगा। अब 11 में से घटाएंगे 18 को तो आएगा -7। ये भी 7 से विभाजित है, तो माने ये भी संख्या 7 से विभाजित है। तीसरा देख लेते हैं 8638। 8638 इकाई का अंक है हमारा 8। 8 का 2 गुना करेंगे हो जाएगा 16। 16 अगर हम इसमें से घटा दें तो कितना आएगा, 7। 5 यहाँ 5 में से 1 गया 4, ठीक, 8 ये हो गया। अब भी ये संख्या 7 से विभाजित देखें होती है। 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी 14। ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 विभाज्यता का नियम कहता है किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम संख्या के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, ये संख्या है 1353। सम स्थान में सम स्थान 2 दूसरे स्थान पे जो वो हो गया, जो चौथे स्थान पे, जो छठे स्थान पे, जो 8वें स्थान पे, ठीक। अब विषम स्थान पहला तीसरा, तो इसमें सम स्थान क्या है, सम स्थान पे अंक क्या क्या है, दूसरे और तीसरे में 3 + 3 कितना हो गया 6। विषम संख्या के अंकों के योग का अंतर, विषम संख्या 1 और 3, 1 और 3 नहीं 1 और 5, 1 और 5 ये हो गया 6। यह कह रहा है कि अंकों का योग का अंतर 0 या 11, तो अगर हम इन दोनों को घटा दें तो क्या बचेगा हमारा 0। तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 11 से। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं सेम कंडीशन। सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान कौन से हैं, दूसरा स्थान जो अंक पे लिखा है और चौथा, तो इसका योग करें 1 और 3 का, 1 और 3 का योग करें तो होगा 4, ठीक। विषम स्थान पे क्या क्या है, 8 है और 7 है, इन दोनों का योग होगा 15। अब इनको अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा 11। तो ये संख्या हमको क्या मिल गया, ये 11 मिल गया, यहाँ पे 0, माने ये दोनों संख्याएं 11 से विभाजित होंगी, ठीक। अगला है 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना शेष बची संख्या में योग करने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित होती है तो संख्या पूरी 13 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना, ये संख्या है, इकाई का अंक है 7, 7 का 4 गुना करेंगे होगा 28, 7 चौक 28, ठीक। शेष बची संख्या में योग करने पर शेष कितनी संख्या बच रहा है 76। 76 में अगर इसका 4 गुना 28 हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 8 4 14 4 हाथ से 1 और 7 2 9 104 आ गया, ठीक। अब अगर ये 13 से विभाजित हो रहा है, जो हमारा से योग करने पर आया है, तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। तो आप जब 13 से इसको विभाजित करेंगे तो 13 से पूरा कट जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है 2015, ठीक। इसको हम कर लेते हैं। तो इकाई का अंक क्या है 5, 5 का 4 गुना कितना होगा 20। तो शेष बची संख्या क्या है 201। 201 में 20 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 2। इसको हम 13 से डिवाइड करें, देखिए डिवाइड होता है 13 एकम 13, 9 से बच रहा 91, ठीक। 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
आगे क्या बढ़ते हैं, यहाँ 7 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक नियम है, किन्हीं दी गई दो संख्याओं के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल लसप गुणे मसप। माने अगर आपको दोनों संख्याएं दी हुई हों और एक लघुत्तम समापवर्त मालूम हो तो महत्तम समापवर्त हम इस नियम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक संख्या हमारी x हो, दूसरी y हो और लसप a हो और मसप पूछ रहा हो, तो हमारा मसप इक्वल हो जाएगा मसप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लघुत्तम समापवर्त। ठीक, इस प्रकार अगर हमको 3 की वैल्यू मालूम है तो चौथे की वैल्यू हम इस फार्मूले में रख करके पता कर लेंगे। तो इस प्रश्नावली 1.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट था आपको बता दिया गया। कॉन्सेप्ट में आपको विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया गया, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम और 13 से विभाज्यता का नियम। ये हो गया। इसमें आपको एक नियम दिया गया है, वो भी आपको बता दिया गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला लसप गुणे मसप। इसके बाद आपकी प्रश्नावली है, कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया। तो प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमको कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड माने ऐसा गुणनखंड जिसका एक और उस संख्या के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड न हो। तो पहली संख्या हमारा है 140। अब 140 का गुणनखंड करना है तो विभाज्यता का नियम आपको बताया गया है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से क्या है, 4 से। तो आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक ये आप नहीं जान पाएंगे कि हमको किस संख्या से विभाजित करना है। चलिए हम बताते हैं, आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 हो जाएगा। फिर 0 है इकाई का अंक, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 35 हो जाएगा। अब इकाई का अंक हो गया 5। अब आपको 5 से बताया गया जिस संख्या की इकाई का अंक 0 हो और 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 बार गया और इसके बाद 7 से ही डिवाइड होगा, बकिया किसी और संख्या से नहीं होगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक, या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 पावर 2 × 5 × 7। ठीक, ये इसका हो गया आंसर। दूसरी संख्या दिया हुआ है हमको 156। तो 156 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, माने संख्या 2 से विभाजित होगी, यह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसलिए अंकों का योग 3 में होता है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अंकों का योग 6, 5, 11 एक बार है, संख्या 3 से विभाजित भी होगी। लेकिन हमको सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना है तो पहले हम 2 ही से विभाजित करते हैं। तो 2 से इसको विभाजित करेंगे तो क्या होगा 78। ठीक, फिर 8 आ गया इकाई का अंक, फिर 2 से विभाजित करते हैं, कितना होगा 39। ठीक, उसके बाद अब आ गया 39। अब यहाँ इकाई का अंक 9 हो गया, माने 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 9 3 12, 3 से विभाजित हो जाएगा, माने 3 से विभाजित करते हैं। तो जब 3 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये संख्या आ गया 13। 13 से डिवाइड कोई किस विभाजित नहीं होगा, 13 से ही होगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 13, या इसको इस रूप में लिखो 2 पावर 2 × 3 × 13। ये इसका हो गया आंसर।
ओके। अगला है 3825। 3825, चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। 3825, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या है 5। ठीक, तो 5 से तो कटेगी ही। आगे देखते हैं 3 से कटेगी क्या, अंकों का योग जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 से डिवाइड होगा। हाँ, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, तो पहले 3 से ही डिवाइड करते हैं। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 से भाग, इसमें भाग देंगे तो 1, और ये हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 7, 1 बचेगा, 3 बचे 15। ठीक, ये हो गया। अब फिर इकाई का अंक हो गया 5। 5 से तो डिवाइड होगा, लेकिन और देखिए 3 से होगा कि नहीं। तो 7 और 5 12, 12 2 14, 15, फिर 3 से डिवाइड हो गया। 12 4 बार गया, और 3 दूनी 6, 1 3 5 15। ठीक, अब फिर इकाई का अंक 5 हो गया। फिर देखते हैं 3 से होगा 5 से होगा, तो जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 4 11। अब 3 से नहीं होगा, 5 से ही होगा। तो 5 8 40, 2 बचा 25, 5 बचे 25। अब फिर 5 से डिवाइड कर दें तो 17। ठीक, अब 17 किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, 17 से ही डिवाइड होगा। ठीक, अब इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 पावर 2 × 5 पावर 2 × 17। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ओके, आगे एक संख्या दिया हुआ है 5005। 5005, ये तो देखने पे ही लग रहा होगा आपको कि 5 से डिवाइड होगा, या आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करें। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1001। ठीक, अब ये किससे डिवाइड होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये संख्या 7 से अब डिवाइड होगी। ठीक, तो 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 143। अब 143 किससे डिवाइड होगा, यहाँ जोड़ लेते हैं। 3 1 4 4 8, 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। अब ये किससे होगा, अब आपको इसको याद रखिए, ये अब 11 से डिवाइड होगा। 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 बार जाएगा। 13 किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता, 13 से ही डिवाइड होता है, या तो 1 से होता है। ठीक, इसका हमको गुणनखंड मिल गया 5 × 7 × 11 × 13। ठीक, अगला नंबर जो है 7429। ठीक, अब ये देखिए किससे डिवाइड होगा। ये न 2 से होगा, न 3 से होगा, न 5 से होगा, न 7 से होगा, न 11 से होगा, न 13 से होगा। अब ये तो आपके सोचने के ऊपर है कि आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड होगा आपका 17 से। 17 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 437। ठीक, अब 437 भी अगर हम अंकों का योग 7 3 10 4 14 करते हैं तब भी 3 से नहीं होगा, 5 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं। अब ये किससे होगा, ये होगा 19 से। 19 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 23। ठीक, अब 23 किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता, 23 से डिवाइड होता है। तो हो गया, इसका गुणनखंड क्या हो गया, 17 × 19 × 23। ये हो गया आंसर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जितनी संख्याएं दी हुई थी उनका हमने गुणनखंड कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है। यह कह रहा है कि कोई युग्म दिया है पूर्णांक का, उनका एलसीएम और एचसीएम
निकालना है, माने लघुत्तम और महत्तम निकालना है, और ये जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम गुणे महत्तम के बराबर होता है। तो चलिए पहली संख्या हमारा दे रखा है 26 और 91। तो पहले 26 का गुणनखंड कर लेते हैं 26। किसी भी संख्या का गुणनखंड एक तो होता है चाहे जो संख्या हो, 1 × ठीक। 26 का गुणनखंड होगा 2 × 13, ठीक। 13 दूनी 26, गुणे 1 26। और 91 का गुणनखंड होगा 1 × 7 × 13, ठीक। ये हो गया, दोनों का गुणनखंड हमको मालूम चल गया। अब हमको करना ये है कि पहले महत्तम समापवर्त हम निकालें। म स प, ठीक। तो म स प में जो उभयनिष्ठ माने जो कॉमन होता है, इसमें तो हमको 2 ही संख्याएं दे रखा है 26 और 91। अगर 5 संख्याएं हो तब भी उसका गुणनखंड हम करेंगे तो महत्तम के लिए म स प के लिए हम जो उसमें कॉमन होगा वही लिखेंगे। तो इसमें कॉमन आपको क्या क्या मिल रहा है? 1 तो आपको हर जगह कॉमन मिलेगा, बट 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं। और ये है 13, तो इसका म स प कितना हो गया? 13, ठीक। अब आई बात ल स प, लघुत्तम समापवर्त, ठीक। अब ल स प में जो कॉमन है उसको छोड़ करके जो भी गुणनखंड बचा है पहले उसको लिखते हैं। जो भी बचा है, बचा क्या है? 2 और 7 बचा है, तो पहले 2 लिख लिए इंटू 7, और जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार कंसीडर करते हैं। दोनों में 13 है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, ना कि 2 बार, ठीक। अगर 10 संख्याओं में इस तरह 13 कहीं मिल जाता तब भी एक ही जगह लिखेंगे उसको। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, इसका जब हम गुणा करेंगे होगा 182। ये हमारा हो गया ल स प। अब हमको कह रहा है इनकी जांच कीजिए। तो जांच में क्या करना है? पहली संख्या कितनी है? 26 गुणे 91 इक्वल ल स प हमारा कितना है? 182 गुणे म स प 13। अब इनका आप जब दोनों गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2366। यहाँ भी आएगा और इधर भी आएगा 2366। ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक। हमने जांच भी कर लिया उत्तर की कि हमारा उत्तर भी सही है। अगला क्वेश्चन है 510 और 92। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं 510 और 92 का। पहले 510 का गुणनखंड करते हैं। 510 बड़ी संख्या है, थोड़ा भाग विधि से कर लेते हैं इसका। 510 का आपको दिख रहा होगा अगर कि ये या तो 2 से कटेगा या तो 5 से, तो पहले 2 से ही काटते हैं इसको। तो जब इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 255। आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 255। फिर हम इसको अब ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करते हैं। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 51। अब 51 न 2 से होगा ना 5 से होगा, लेकिन ये 3 से होगा क्योंकि अंकों का योग यहाँ 6 आ जा रहा है। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 17, और 17 को 17 से ही हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड ये हो गया। 92 का ही निकाल लेते हैं, 92 का। 92 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 46। अब 46 है तो इसको ये भी 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 23। 23 किसी संख्या से डिवाइड ही नहीं होगा तो 23 से ही डिवाइड कर देते हैं। अब क्या हो गया? यहाँ लिख लेते हैं 510। इसका गुणनखंड आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक। और ये है 92। इसका आ गया 2 × 2 × 23, ठीक। अब हमको पहले म स प निकालना है, ठीक। म स प में हमने बताया कि जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, उसको लिखते हैं म स प। इसमें कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसको लिख लिया, ठीक। अब 2 ही इसमें कॉमन है तो इसका म स प क्या हो गया? 2। लेकिन ल स प में क्या क्या लिखेंगे?
जो बचा है पहले उसको लिखेंगे, 2 इंटू नहीं 2 नहीं सॉरी 3 इंटू 5 इंटू 17 हो गया, इंटू 2 यहाँ है, इंटू 23, और जो हम 2 मासा पाए उसको एक बार हम कंसीडर करेंगे, हो जाएगा 2। अब इसका आप जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा गुणा करने पर 23,460। ठीक, हम उत्तर की जांच भी कर लें। उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे, दोनों संख्या का गुणा कर दें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और मसप गुणे लसप, 23,460 इंटू मसप आ गया 2। अभी कितना आएगा 46,920। आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 46,920। अब इधर आप गुणा करेंगे तब भी देख लीजिए, वैसे भी 46,920। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है 336 और 54। तो पहले 336 का गुणनखंड कर लेते हैं। 336 इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 3 9 3 12, लेकिन पहले 2 से ही हम डिवाइड करेंगे इसको। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 168, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 84, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, अब 21 3 से डिवाइड होगा, 7 बार 7 1 हो गया। ठीक, अब 54 का देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, 3 से डिवाइड होगा, 7 2 9, तो फिर 9 आ गया, ये 3 से डिवाइड हो गया, 3 आ गया, अब ये 3 से डिवाइड होगा आ गया। अब आ गया 3 3 6 का गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, और 54 का क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम मासा पर निकालते हैं। मासा में जो कॉमन है उसको हम लिखेंगे, तो कॉमन का है, एक 2 मिल रहा है और एक यहाँ 3 मिल रहा है। ठीक, कोई सा भी 3 ले लेंगे हम, तो 2 इंटू 3 हो गया 6, एक माने इसका मासा पर हो गया 6। अब लय पर क्या होगा, जो भी संख्या बची है गुणनखंड में, गुणनखंड का जो छोटी से छोटी संख्या बची पहले उसको लिख लेते हैं, जो कॉमन है उसको छोड़ के। ये दोनों कॉमन आ गई हैं, इनको छोड़ करके। ठीक, बचा क्या है 2 2 2 7 3 3, तो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 2 एक बार कॉमन है, एक बार 3 कॉमन। अब आप इसको जब गुना करेंगे तो आपका आएगा 3024। 3024 ये हमारा आंसर हो गया। अब एक बार उत्तर की जांच हम कर लेते हैं। ठीक, उत्तर की जांच में 336 गुणे 54 इक्वल 3024 गुणे मासा पर कितना है 6, तो जब इनका गुना करेंगे तो हो जाएगा 18,144 इक्वल 18,100। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए, हमारे लघुत्तम और महत्तम। हमको पूर्णांक दे रखा है, हमको लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या क्या 12 15 21, 12 15 और 21। ठीक, 12 का गुणनखंड क्या होगा जब आप करेंगे
2 × 2 × 3 यही होगा, और 15 का 3 × 5, और 21 का 3 × 7। अब हमको मसप इसका निकालना है, मसप, ठीक। मसप अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, मसप वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ तो इसमें क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो मसप क्या हो गया 3। लेकिन लसप में क्या लिखेंगे, जो बची संख्या पहले उसको उतार लेते हैं, तो 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7, और जो उभयनिष्ठ है उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे, ना कि 3 बार। तब आप इसका जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 420। ये हो गया लस। तो एक ये हो गया एक। दूसरा है हमारा 17, 23, 29, ठीक। आपको ये संख्या देखने पर ही मालूम हो रहा होगा कि अभाज्य संख्या, इसका कोई गुणनखंड ही नहीं होगा। इसका गुणनखंड 1 और इस संख्या के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो इसका मसप जिस संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है उसका इसका गुणनखंड आप करेंगे, या तो 1 हो गया या तो 17 होगा, या तो 1 होगा या तो 23 होगा, या तो 1 होगा या तो 29 होगा। तो इसमें 1 मिल रहा है तीनों में, तो इसका मसप क्या हो जाएगा, जब कुछ भी मसप नहीं मिलता तो 1 होता है उसका मसप, ठीक। और लसप, तो लसप आप निकालेंगे तो लसप इसका आएगा, इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही उसका लसप होगा। तो आप जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा, इन तीनों का गुणा आएगा 11,339, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे संख्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, 25 दिया हुआ। चलिए इनका तो गुणनखंड होगा, गुणनखंड कर लेते हैं, या तो आप वीडियो को पॉज करके खुद गुणनखंड करिए, तब हमारे आंसर, तब देखिए हमारे आंसर से मिलान करिए, पहले स्वयं करिए। चलिए, तो इसका गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका होगा 3 × 3, इसका होगा 5 × 5। अब आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा जो कॉमन हो, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो मसप हो गया 1, जब कुछ नहीं मिला तो मसप 1, लेकिन लसप तीनों का गुणा 8 × 9 × 25, इसका गुणा करेंगे 25 × 200, 9 दूनी 18, 1800, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि HCF 306, ये दो संख्याएं हैं, HCF ब्रैकेट में जो दे रखा है 2 संख्याएं दिया है, जो कह रहा है कि इनका HCF माने महत्तम समापवर्त 9 है, दिया है। LCM हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो हम एक फार्मूला पढ़े थे कि लसप गुणे मसप इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। अब हमको मालूम क्या क्या है, ये मालूम है, एक संख्या क्या है 306, ये भी मालूम है, दूसरी संख्या 657, मसप भी मालूम है, दिया है 9, लसप हम मान लेते हैं x है। यहाँ लिख लेते हैं एक लाइन, माना लसप x है, ठीक। तो x इक्वल क्या होगा, जब इसका आप पंक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 306 गुणे 657 अपान ये 9 का यहाँ भाग हो जाएगा जब आप पक्षांतर करेंगे।
तो आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा दोनों का गुणा करने पर, आपका आएगा 2,01,042, 2,01,042। ठीक, इसको आप 9 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आप डिवाइड करके देख लीजिए, यही आएगा, यही हमारा हो जाएगा। क्या निकाले हम? लसप, यक्स का मान, यही यक्स हमारा लसप है। एक विधि और है, आप चाहें तो कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, इनका हमको लसप मसप मालूम ही है, लसप निकाल लेंगे तब भी वही आएगा सेम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो ये कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n, तो 6 पावर n को हम 2 × 3 पावर n लिख सकते हैं। ठीक, 2 3 अच्छा है, पावर n। ठीक, अब ये कह रहा है अंक 0 पर समाप्त होने की एक कंडीशन है, 0 पर तभी समाप्त होगी जब 2 × 5 होगा। जब तक इसमें 5 नहीं आएगा तब तक ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए ये गलत है कि 6 पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जब तक इसके गुणनखंड में 5 नहीं आएगा ये, तब तक ये 0 पर समाप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि किसी की 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? यह कह रहा है क्यों है। इसका 2 उपाय है, 2 व्यवस्था लगाने का। एक हम बता देते हैं, एक आप स्वयं कर लीजिएगा। या तो इनको गुणा करके जोड़ करके एक संख्या बना लिया जाए, दोनों को उसका गुणनखंड कर दिया जाए तो पता चल जाएगा संख्याएं क्यों भाज्य संख्याएं हैं ये। ठीक, या यहाँ देखिए आप 7 × 11 × 13 धन 13, इसमें से हम 13 कामन ले सकते हैं। जब 13 कामन लेंगे तो बचेगा 7 × 11 धन 1। 13 कामन कैसे आएगा? जब अगर वो भाज्य संख्या न होती तो 13 कॉमन आता ही नहीं। तो यहाँ ये प्रूव करता है कि ये भाज्य संख्या है। उस तरह इसमें भी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5, इसमें से 5 का मान होगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 1। अगर ये भाज्य संख्या ना होती तो कॉमन आता ही नहीं। आप अगर इसको चाहें तो चेक करके देख भी लें गुणा करके कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, एक विधि हमने बता दिया, एक विधि आप स्वयं करके देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक, तो मान लीजिए एक समझिए पहले, मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ है। ठीक, ये है हम रवि और यहीं से सोनिया भी चल रही है। रवि का वेग क्या है? रवि इसका एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 12 मिनट। और सोनिया कितनी लेती है? 18 मिनट। ठीक, 18 मिनट। तो मान लीजिए एक चक्कर जब रवि जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 12। ठीक, और जब दूसरा चक्कर जाएगा तो कितना लगेगा? फिर 12। ठीक,
और जब ये दूसरा चक्कर जाएगी सोनिया तो कितना लगेगा, फिर 18 मिनट लगेगा। और जब तीसरा चक्कर जाएगा रवि तो फिर 12 मिनट लगेगा। तो 18 मिनट जब सोनिया 2 चक्कर करती है तो उसको 36 मिनट लगता है, और जब रवि 3 चक्कर करता है तब उसको 36 मिनट लगता है। तो आंसर तो आपका यहाँ से क्लियर होगा कि 36 मिनट बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। लेकिन ये आएगा कैसे? सीधी सी बात, 18 और 12 का लघुत्तम समापरता आप निकाल दें, हो जाएगा। 2 3 6 त्रिक 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 दूना, ठीक। और ये 12 है, 2 2 × 2 4 3, ठीक। इसका हमें लसापा निकालना है। लसापा इसका कितना आएगा? ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। अब बचता है, क्या बच गया? 3 और 2। पहले 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फिर कॉमन वाला एक एक बार लिख लेते हैं। ये आ गया 36 मिनट, ठीक। ये आंसर हो गया कि 36 मिनट बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त हो गई, ठीक, जिसके सभी क्वेश्चन हल करा दिए गए हैं। तो इस प्रकार का वीडियो, अगला वीडियो भी आपको मिलेगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने मित्रों को शेयर भी करें जिनको इनकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।